हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन यानी विकास चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। बच्चों, मनुष्य प्रजनन कार्यक्रमों द्वारा बहुत कम समय में कई नस्लें पैदा कर सकता है, परंतु प्रकृति में कई वर्षों में नई जातियां बनती हैं। प्राकृतिक वरण के द्वारा या अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा नई जातियां बनने में प्रकृति में बहुत समय लग जाता है, लेकिन मनुष्य प्रजनन कार्यक्रमों द्वारा बहुत कम समय में कई प्रकार की जातियां अपने फायदे के लिए बनाने लगा है। लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक या इंडिकेटर माने जाते हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ आधुनिक जंतु और उनके विलुप्त जोड़ीदार आपको पता होने चाहिए, जैसे मनुष्य का निएंडरथल मानव, चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरांग उटान का ड्रायोपिथेकस, मछली का विलुप्त जोड़ीदार सीलोकेंथ, ऊंट का प्रोकैमिलस, घोड़े का प्लियोहिप्पस और गिब्बन का प्रोप्लियोपिथेकस और हाथी का स्टिगोलोफोडोन। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ अपने पिछले वीडियो में कि घोड़े के हमको लगभग सभी जीवाश्म मिले हैं, जिससे घोड़े के उद्विकास को समझना बहुत आसान हो गया है। घोड़े के उद्विकास को हम उसके पूर्वजों के मिले अवशेषों से, जीवाश्मों से अच्छी तरह समझा पाते हैं। जैसे घोड़े का प्रारंभिक पूर्वज था इयोहिप्पस, जो इयोसीन युग में पाया जाता था। ये खरहे के समान था। इसमें 44 दांत थे, अग्रपाद में 4 और पश्चपाद में 3 उंगलियां थी। दूसरा अगला इसके अगली जो पीढ़ी का था वो मीसोहिप्पस था। ओलिगोसीन युग में पाया जाता था। भेड़ के समान थे, दोनों पैर में 3-3 उंगलियां होती थी और बीच की उंगली लंबी थी। मेरिचिप्पस मायोसीन युग में टट्टू जैसा पाया जाता था। इसमें बीच की उंगली बहुत लंबी और खुरदार थी और मोलर दांत लंबे थे। बच्चों, उसके बाद प्लियोहिप्पस आया। ये टट्टू से थोड़ा सा बड़ा था, तीसरी उंगली बड़ी थी और शेष 2 उंगलियां त्वचा में रहती थी। बच्चों, आधुनिक घोड़े को इक्वस कहा जाता है। ये 1.5 मीटर ऊंचा था और मोलर दांत लंबे थे। पाद लंबे थे और सिर्फ बीच की यानी तीसरी उंगली का विकास हुआ और शेष उंगलियां विलुप्त हो गई। ये देख लीजिए, इक्वस, पिलियोहिप्पस, मेरिचिप्पस, मीजोहिप्पस और इयोहिप्पस। ठीक है, ये घोड़े का उद्विकास कैसे पता लगा? जो ये हमको अग्रपाद की जो अस्थियां हैं उनमें जो विकास हुआ। ठीक है बच्चों, पृथ्वी का आदि वायुमंडल अपचायक था क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के परमाणु बहुत अधिक मात्रा में थे। बच्चों, माइक्रोस्फीयर्स और कोइसरवेट्स को प्रथम जीवों के अग्रदूत या प्रोटोसेल माना जाता है। ये 3.8 अरब वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए। बच्चों, माइक्रोस्फीयर्स दिया था सिडनी फॉक्स ने और कोइसरवेट कहा ओपेरॉन ने। माइक्रोस्फीयर्स प्रोटीनोइड जैसे कार्बनिक अणुओं के एकत्रीकरण से बनी संरचना होती है। ये अपने परिवेश से चीजों को अवशोषित कर सकती थी और ये जीवित संरचना नहीं। पहले लगता था कि जीवित है, बाद में जीवित संरचना नहीं होती थी और इसमें आनुवंशिक पदार्थ भी नहीं पाया जाता था। जबकि कोइसरवेट झिल्ली बाउंड पुटिकाएं होती थी। उस समय ये लिपिड के जटिल कार्बनिक यौगिकों के एकत्रण से बनती। ये परिवेश से पदार्थ लेकर अपने आकार को बढ़ा सकते थे और विभाजित करके नए कोइसरवेट्स बना सकते थे। तो ये कोइसरवेट और माइक्रोस्फीयर उस समय आदि जो महासागर था, जब पूरी पृथ्वी ढक गई थी पानी से, उस वक्त हम कहते हैं ना जीवन की उत्पत्ति पानी में हुई, तो उस वक्त प्रारंभिक कोशिकाओं के रूप में माइक्रोस्फीयर्स और कोइसरवेट्स बने। बच्चों, होमो हैबिलस में हैबिलस का क्या मतलब है? हैबिलस का मतलब है औजार निर्माण करता। और होमो इरेक्टस में इरेक्टस का क्या मतलब है? सीधे चलने वाला। ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को भी समझिए। जब एक पूर्वज से विभिन्न जातियों का विकास होता है तो उसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं, जबकि एक आवास में रहने वाले जंतुओं में जब समान संरचनाएं विकसित होने लगती हैं तो उसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे कीटों के माउथ पार्ट्स जो हैं उनसे
मतलब एक कोई कीट रहा होगा इन सब का पूर्वज, जिसके माउथ पार्ट्स में बदलाव आया और इसी से मच्छर बने। जब उसके माउथ पार्ट भेदने और चूसने वाले हो गए, काटने और चबाने वाले हो गए तो कॉकरोच बने, स्पंजी हो गए तो मक्खियां, और साइफन प्रकार के हो गए तो तितली जाति का विकास हुआ। बच्चों, जैसे व्हेल मछली और डॉल्फिन ये एक जैसी लगती हैं स्तनधारी, व्हेल स्तनधारी और मछली फिश है, लेकिन ये पानी में रहती हैं और समान वातावरण में रहती हैं, तो ये एक सी दिखाई देती हैं। बच्चों, प्रकृति विभिन्नताओं का चयन करती है, जाति का अस्तित्व इसी चयन पर निर्भर करता है। प्रकृति उन्हीं गुणों का चयन करती है जो परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। योग्य प्राणी विकसित होते हैं और अयोग्य प्राणी विलुप्त हो जाते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन, जिसको डार्विन कहते थे, उसको उन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा। बच्चों, आधुनिक मानव की कपाल गुहा का आयतन 1400 से 1450 सीसी माना जाता है, लेकिन जो क्रोमैग्नन मानव था, आदि मानव जो क्रोमैग्नन था, उसकी कपाल गुहा का आयतन आधुनिक मानव से भी अधिक था। बच्चों, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। बच्चों, ऑक्सीजन क्रांति का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझिए। आदिकाल में वायुमंडल अपचायक था, आपको पता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के परमाणु बहुत अधिक थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे नीले हरे शैवालों के बनने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ हुई। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन मुक्त हुई, ठीक है, और आदि वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन का पाए जाने की घटना को ही ऑक्सीजन क्रांति कहा गया। मुक्त ऑक्सीजन के पाए जाने से बहुत सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं और अभिक्रियाएं हुई, जैसे मुक्त ऑक्सीजन ने वायुमंडल की मीथेन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाया। इसी ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी बनाया, और ऑक्सीजन ने फिर ओजोन बनाई, जो कि पृथ्वी के चारों ओर की रक्षात्मक परत सिद्ध हुई, और उसने सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर यहाँ पे लाइफ फॉर्म्स के विकास को, जीवन के विकास को और सरल बना दिया। बच्चों, इससे वायुमंडल जो है आक्सीकारक हुआ, ऑक्सीकरण प्रारंभ हुआ और जैव विकास के लिए अधिक भोजन उपलब्ध हुआ। बच्चों, यहाँ पर एक बॉटल नेक इफेक्ट भी कभी कभी सुनाई देता है। बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है, जब प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि, अकाल आदि के कारण जीवों की संख्या में कमी हो जाती है, जैसे जीवों की भारी संख्या में मृत्यु हो जाती है, तो आबादी का आकार छोटा हो जाता है। अब बची हुई आबादी अपने जीन पूल का सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती है, और आबादी बहुत छोटी हो जाती है, तो जीन विविधता में जो उनकी जीन की वेरिएशंस हैं, विविधता है, या उसमें कमी आ जाती है। इस जीन विविधता में कमी की स्थिति को बॉटल नेक इफेक्ट कहा जाता है। बच्चों, हमने जीवाश्म इस चैप्टर में बहुत सुने। जीवाश्म बहुत महत्वपूर्ण तरीका है उद्विकास को समझने का। प्राचीन काल में पाए जाने वाले जीवों के अवशेष जो हमें इस समय प्राप्त होते हैं उत्खनन से, अवसादी चट्टानों की परतों के बीच में, उनको हम जीवाश्म या फॉसिल्स कहते हैं, और फॉसिल्स की स्टडी को पैलेंटोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। बच्चों, क्या होता है, कभी कभी जब जीव बर्फ या अंबर में दब जाता है तो वो वैसा का वैसा ही सुरक्षित रहता है, जिसको अपरिवर्तित जीवाश्म कहते हैं। कभी जीवाश्म कोमल चट्टानों के बीच में दब जाता है और उसके बाद उसके कोमल अंग तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसका सांचा रह जाता है, बाहरी आकृति रह जाती है, जिसे सांचा जीवाश्म कहते हैं। कभी कभी जिस जीव का जीवाश्म हमें मिलता है उसकी आकृति का हमें छाप या ठप्पा मिलता है, जिसे ठप्पा जीवाश्म कहते हैं। और प्रस्तरीकृत जीवाश्म क्या होते हैं, जब कोई जीव दबा
तो कठोर पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ निकल जाते हैं, जैसे उसकी हड्डी, दांत आदि से कार्बनिक पदार्थ निकल जाते हैं और उनमें चूना या सिलिका भर जाता है। इसको प्रस्तरीकृत जीवाश्म कहते हैं। बच्चों, इवोल्यूशन ये मुझे बहुत पहले बताना था, लेकिन अभी यहाँ पर सुन लीजिए। इवोल्यूशन का अर्थ, इवोल्यूशन शब्द के अर्थ में ही ये पूरा चैप्टर समाहित है। कैसे? इवोल्यूशन शब्द का अर्थ होता है ई मतलब आउट, वॉल्वेरे टू रोल, यानी अनफोल्डिंग टू रिवेल द चेंजेस इन द स्टार्ट ऑफ लाइफ, यानी किसी चीज को अनफोल्ड करके ये बताना कि उसमें स्टार्टिंग से कितने परिवर्तन आए हैं। बच्चों, जैव विकास चैप्टर के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे और इंटरेस्टिंग नियम भी यहाँ पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हैं, जैसे एलेन्स लॉ। एलन कहते हैं कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में शरीर के खुले भाग छोटे होते हैं, जैसे पोलर बियर आदि में आपने देखा होगा जो उनके खुले भाग हैं वो छोटे होते हैं। दूसरे साइंटिस्ट हैं बर्जमैन। ये कहते हैं कि वार्म ब्लडेड जंतुओं में ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं का शरीर जो है वो बड़ा होता है। आपने देखा होगा जितने भी ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतु होते हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता है। कोप्स लॉ, कोप कहते हैं कि जैव विकास में जंतुओं का शरीर उत्तरोत्तर बड़ा होता रहता है, यानी पहले छोटे शरीर वाले जीवों से बड़े शरीर वाले जीवों का विकास हुआ है जैव विकास की क्रिया द्वारा। ग्लोगर कहते हैं कि गर्म प्रदेश के जंतुओं में मेलानिन पिगमेंट अधिक होता है। ग्लोगर कहते हैं कि जो जंतु गर्म प्रदेश में रहते हैं उनमें मेलानिन पिगमेंट ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि वो आपकी स्किन की बाहरी सरफेस में इकट्ठा हो जाएगा ताकि सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से वो आपकी रक्षा कर सके। गॉसे का नियम, गॉसे कहते हैं ऐसी दो जातियां जिनकी वातावरणीय दशाएं एक सी होती हैं अधिक समय तक एक स्थान पर नहीं रह सकती, क्योंकि उनमें आपस में संघर्ष होता रहता है। बच्चों, ये थे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बच्चों, आप जैव विकास या इवोल्यूशन चैप्टर को खूब अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा और इसमें नए नए फैक्ट्स जोड़िएगा और बार बार इसे रिवाइज करेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।